हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी का जो 2018 में पेपर हुआ था उसका हम हिंदी का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए है व्यापारिक पत्र, ऑप्शन बी है प्रार्थना पत्र, ऑप्शन सी है मित्र का पत्र और ऑप्शन डी है संपादक के नाम पत्र। तो कौन सा इसमें पत्र जो है व्यक्तिगत पत्र होता है। व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत ही होता है। तो कौन सा पत्र इसमें व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है वो हमको बताना है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। मित्र का पत्र है, ये क्या आता है, ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से कौन एक पत्र की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए संक्षिप्तता, ऑप्शन बी है प्रेषक, ऑप्शन सी है क्रमबद्धता और ऑप्शन डी है विनयशीलता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रेषक क्या है, किसी पत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, किसी पत्र की विशेषता क्या होती है कि वो संक्षिप्त में लिखा गया हो, क्रमबद्ध लिखा गया हो और विनयशीलता यानी जो उसमें भाषा लिखी गई हो उसमें विनयशीलता का भाव हो। ठीक है, तो ये उसकी किसी पत्र की विशेषता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी है आवेदन पत्र, ऑप्शन सी है व्यापारिक पत्र और ऑप्शन डी है शिकायती पत्र। तो गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो आएगा शिकायत। आप गंदगी से पीड़ित हैं तो आप नगर पालिका के यहाँ जाएंगे तो क्या देंगे, आप शिकायत पत्र ही तो देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है बड़ी, ऑप्शन सी है बड़ा ऊ और ऑप्शन डी है ओ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी क्या है, ओ ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये संयुक्त स्वर है। बाकी अ, ई और ओ ये सब क्या है, ये सब दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। बाकी पूछे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो ये है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है। तो ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अध्ययन, ऑप्शन बी है अध्ययन, ऑप्शन सी है अध्ययन और ऑप्शन डी है अध्ययन। तो अध्ययन कैसे शुद्ध लिखा जाता है। तो अध्ययन हमारा लिखा जाएगा अ आधा ध य न। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि वर्तनीय रूप से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है उत्तरदायी, ऑप्शन बी है उत्तरदायी, ऑप्शन सी है उत्तरदायी और ऑप्शन डी है उत्तरदायी। उत्तरदायी कैसे सही लिखा जाता है। तो उत्तरदायी ओ आधा त र दा ये बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है संधियां 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इस विकल्प में से कौन एक संधि का
प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है अनुस्वार संधि। ठीक है, तो संधियां तो हम जानते हैं 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 संधियां होती है। बाकी अनुस्वार संधि ये कोई संधि नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जगदम्बा, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है संतोष और ऑप्शन डी है अहंकार। ठीक है, तो कौन इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा, तो ये होगा हमारा विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो यह क्या होगा, ये होगा विद्या धन आलय। ठीक है, ये होगा विद्याधन आलय और ये व्यंजन संधि नहीं है। ये कौन सा है, ये स्वर संधि है। ठीक है, ये स्वर संधि है और स्वर संधि का कौन सा है, तो स्वर संधि का कौन सा है, स्वर संधि का कौन सा उपभेद है, तो ये है दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अब देखते हैं कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदम्बा का होगा जगत प्लस अम्बा। ठीक है, ये होगा जगदम्बा का। संतोष का क्या होगा, संतोष का होगा सम धन तोष। अहंकार का होगा अहम प्लस कार। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये भी व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। ठीक है, लेकिन विद्यालय क्या है, विद्यालय व्यंजन संधि नहीं है, ये स्वर संधि है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है व्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो कौन सा समास होगा इसमें, तत्पुरुष, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा। देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति। ठीक, देश के लिए भक्ति, यहाँ पे क्या है, के लिए का प्रयोग हुआ है, तो ये किस में आता है, ये तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, ये संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो ये होगा द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, पंचवटी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार। ठीक है, द्विगु समास किसे कहते हैं, तो द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह क्या होता है,
द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं हम, अधिकारी। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, यहाँ पे मैं छूट गया। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है अधि, ऑप्शन सी है री और ऑप्शन डी है ई। तो अधिकारी में उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग होगा हमारा ये अधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, हमको बताना है कि किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए है अकथ्य, अकथ, ऑप्शन बी है अभेद, ऑप्शन सी है अचूक और ऑप्शन डी है अनुज। तो किस में अ उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अनुज। अनुज में क्या है, अ उपसर्ग नहीं लगा है। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से नी प्रत्यय किस में नहीं लगा है। तो ऑप्शन ए है शेरनी, ऑप्शन बी है मोरनी और ऑप्शन सी है नौकरानी और ऑप्शन डी है कूटनी। तो कौन सा शब्द है जिसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नौकरानी। नौकरानी में क्या है, नी प्रत्यय नहीं लगा है, बल्कि क्या है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो नी प्रत्यय नहीं लगा है, आनी प्रत्यय लगा है, ठीक है। नौकर धन आनी होता है, तो आनी क्या है, इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी शेरनी, मोरनी और कूटनी में कौन सा है, नी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तत्सम कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है कपाट, ऑप्शन बी है कीटक, ऑप्शन सी है कुची और ऑप्शन डी है कुम्हार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा तत्व किसमें तत्सम नहीं है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी कुची, ठीक है। कुची क्या है, ये तत्सम नहीं है। बाकी कपाट और ये कुंभकार है, ठीक है। कपाट, कुंभकार ये सब क्या है, ये सब तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा, तो कपाट का होता है किवाड़ और कुंभकार का क्या होता है, कुम्हार। आगे बढ़ते हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से तद्भव है। तो ऑप्शन ए है पक्ष, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है पतन और ऑप्शन डी है पत्ता। तो कौन इसमें तद्भव है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पत्ता। पत्ता क्या है, ये हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है, ये हमारा तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा पत्र, ठीक है। पत्ता का क्या होगा, पत्र होगा। पक्ष, ठीक है, पक्ष, पक्ष का क्या होता है, तो ये होता है पंख, ठीक है। पक्ष का पंख, पक्षी का पंछी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है शोभन, ऑप्शन सी है सोता और ऑप्शन डी है सोना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शोभन। शोभन क्या है, हमारा तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा सोहन, ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा सोहन। 16 का तद्भव क्या होगा, तो 16 का होगा 16 का तत्सम क्या होगा, ठीक है। ये सब 16 का तत्सम क्या होगा, तो ये होगा षोडश,
सोता का तत्सम क्या होगा? तो सोता का तत्सम होगा स्रोत। और सोना का क्या होगा? तो सोना का होगा स्वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है यौगिक और ऑप्शन डी है विदेशी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भेद में ये नहीं आता। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है तत्सम, दूसरा है तद्भव, ठीक है, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। अब पूछे कि रचना या बनावटी के अनुसार शब्दों के भेद कितने होते हैं? रचना या बनावटी के आधार पर शब्दों के भेद, तो ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है पहला तो रूढ़, फिर दूसरा यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है और तीसरा योग रूढ़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है भीड़ और ऑप्शन डी है दौड़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दौड़ क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको लिख देते हैं, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है खटाई, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है उंड। सॉरी, ये दूध गलत टाइप हुआ है, ये ठंड होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, दूध। दूध क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, वह आप ही चला गया। ठीक है, वह आप ही, यहाँ पे क्या है? रेखांकित है, ये छूट गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ठीक है, हमको बताना है कि आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक।
ठीक है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में, ठीक है, यहाँ भी छूट गया है रेखांकित, यहाँ पे थोड़ा के नीचे रेखांकित है। तो गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमको बताना है कि विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो थोड़ा क्या है, थोड़ा में किस विशेषण, ठीक है, कौन सा विशेषण है हमको बताना है। तो थोड़ा में कौन सा विशेषण होगा, तो ये होगा हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। ठीक है, परिमाणवाचक में क्या होता है, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी है रूप, ऑप्शन सी है धातु और ऑप्शन डी है शब्द। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहां होके आया हूँ वाक्य में हमको अव्यय बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है वहां, ऑप्शन सी है होकर और ऑप्शन डी है हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वहां। ठीक है, वहां क्या है, ये अव्यय है। अब ये कौन सा अव्यय है, ये कौन सा अव्यय है, तो ये है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए आगे देखते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द है। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कटोरा, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है भर और ऑप्शन डी है पिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी भर। भर क्या है, इसमें अव्यय है। ठीक है, अब ये भर कौन सा अव्यय है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यह रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या, इसका उदाहरण हम लिखते हैं। तो इसमें उदाहरण होता है तो ही, भी, मात्रा, भर, तक आदि क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि अनाथ का पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है बेसहारा, ऑप्शन बी है यतीम, ऑप्शन सी है अनाड़ी और ऑप्शन डी है निराश्रित। तो कौन इसमें अनाथ का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनाड़ी क्या है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये सब क्या है, सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि विचित्र का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन ए है विरुद्ध, ऑप्शन बी है प्रतिकूल, ऑप्शन सी है विलक्षण और ऑप्शन डी है विपरीत। ठीक है, तो विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो विचित्र का पर्यायवाची होगा विलक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है
निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि अमृत का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अमर, ऑप्शन बी है मत्य और ऑप्शन सी है विश्व, ऑप्शन सी है विष। तो अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम होगा विष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि निंदा का विलोम क्या है। तो ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी है निध, ऑप्शन सी है श्लाघ्य और ऑप्शन डी है निरुद्ध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा निंदा का ऑप्शन विलोम होगा स्तुति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है डैश डैश, ये खाली स्थान है को कोई नहीं टाल सकता। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनना है। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा उसको हमको चुनना है। तो हमारा ऑप्शन है नियत, ऑप्शन बी है नियति, ऑप्शन सी है निमित्त और ऑप्शन डी है नमित। तो कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इसमें? तो इसमें होगा नियति को कोई टाल नहीं सकता। क्या होगा? नियति को कोई टाल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने यहाँ पे डैश डैश है के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान को हमको भरना है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सत्व, ऑप्शन बी है स्वत्व, ऑप्शन सी है सम्मति और ऑप्शन डी है सबमत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। स्वत्व, स्वत्व क्या होगा? स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ये हमारा पूरा वाक्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। ठीक है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आपको चुनना है। तो ऑप्शन है जिस पर कोई नियंत्रण न हो, ऑप्शन बी है जो नियमानुकूल न हो, ऑप्शन सी है जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो और ऑप्शन डी है जिसका निवारण न हो सकता हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो ये होगा हमारा जो नियमानुकूल न हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जिस प्रकार आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। जिस पर आक्रमण हो। तो ऑप्शन ए है आक्रमण, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी आक्रांत और ऑप्शन डी आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा वाक्यांश के लिए? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आक्रांत। ठीक है, क्या होगा? जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आक्रांत होगा। अगला देखते हैं। गुण गोबर कर देना। गुण गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है कोई बखेड़ा खड़ा करना, ऑप्शन बी है गायब कर देना, ऑप्शन सी है बना बनाया काम बिगाड़ देना और ऑप्शन डी है अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो गुण गोबर कर देना मुहावरे का सही उचित अर्थ क्या होगा? तो ये होगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है मात्र कल्पना करते रहना, ऑप्शन बी हथियार गिरा देना, ऑप्शन सी हथियार उठा लेना और ऑप्शन डी है हार मान लेना। तो हथियार डाल देना के मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा हार मान लेना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनना है हमको। तो ऑप्शन ए है बहुत गरीब, ऑप्शन बी है बहुत सहनशील, ऑप्शन सी है बहुत कंजूसी और ऑप्शन डी है बहुत बीमार। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें जाएगा कि चमड़ी जाए या पर दमड़ी न जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बहुत कंजूस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ऑप्शन बी है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। ऑप्शन सी है उसने मान लिया कि दोष उसका है।
और ऑप्शन डी है मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो मिश्र वाक्य इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या होगा? मिश्र वाक्य। उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। ठीक है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। हमको इसका सरल रूप बनाना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सही होगा। तो ऑप्शन ए है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ऑप्शन बी है दंड से बचने के लिए वह भाग गया। और ऑप्शन सी है वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। और ऑप्शन डी है वह भाग गया क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ए है वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। ऑप्शन बी है इस समय 4 बजे हैं। सॉरी, ऑप्शन बी है इस समय 4 बजे हैं। ऑप्शन सी है सब लोग अपनी राय दें। और ऑप्शन डी है आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य इसमें कौन होगा? तो इसमें होगा हमारा नंबर बी हमारा सही होगा, इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ठीक है, कर्मवाच्य किसमें है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है ऐसा कहते हैं कि। ऑप्शन बी है तुम लिख नहीं सकते। ऑप्शन सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। और ऑप्शन डी है उसे सब कुछ बता दे। तो इसमें कर्मवाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है। से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है हमको बताना है। तो हमारा ऑप्शन है अपादान, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है संप्रदान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा करण कारक। करण कारक, ठीक है, करण कारक होगा हमारा। तो इसमें क्या होता है? से या के द्वारा होता है। ठीक है, अपादान में क्या होता है? तो अपादान में होता है से, लेकिन ये किस विषय में होता है? ये अलगाव के अर्थ में होता है। ठीक है, से का प्रयोग किस में होता है? तो अलगाव के अर्थ में होता है। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में होता है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, अधिकरण में होता है में पर। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है? तो अधिकरण में होता है में पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। ठीक है, हमको बताना है कि यहाँ पे रेखांकित है कि ये मुझसे में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए है संप्रदान, ऑप्शन बी है अपादान और ऑप्शन सी है करण और ऑप्शन डी है अधिकरण। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे होगा अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अपादान में क्या होता है? से, ये क्या होता है? से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। किस में होता है? तो अलगाव के। तो इसमें क्या है कि वह मुझसे अलग रहता है। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे क्या किस स्थिति में हुआ है? तो वो भी अलग रहने की स्थिति में। ठीक है, मुझसे। तो ये कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है देश, ऑप्शन बी है नगर, ऑप्शन सी है द्वीप और ऑप्शन डी है झील। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसमें स्त्रीलिंग कौन है? तो स्त्रीलिंग है हमारा ऑप्शन नंबर सी, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी, झील। झील क्या है? स्त्रीलिंग है। जबकि देश, नगर और द्वीप ये क्या है? ये सब तीनों ये पुल्लिंग है। तीनों क्या है? पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान ही रहता है। तो ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है लता और ऑप्शन डी है कुटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सरसों क्या है हमारा? सरसों एक वचन में भी सरसों ही रहता है और बहुवचन में भी ये समान ही रहता है। ठीक है, जबकि कथा, कथा और कथा का क्या हो जाता है? तो कथा का हो जाता है कथाएं। इसी तरह लता का लताएं, लता का क्या हो जाता है? लताएं हो जाता है। और कुटी का बहुवचन क्या होगा? कुटियां। ठीक है, तो कथा का बहुवचन कथाएं हो जाता है, लता का लताएं होता है, कुटी का कुटिया हो जाता है, लेकिन सरसों का बहुवचन सरसों ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो पूर्ण भूतकाल है। तो ऑप्शन ए है वे गए, ऑप्शन बी है वे खा रहे थे, ऑप्शन सी है वे आए थे और ऑप्शन डी है वे सोकर उठे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सी इसमें सही हो? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वे आए थे। ठीक है, वे आए थे, ये क्या है? पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो, जिससे क्रिया की समाप्ति का के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गई है, तो वहां क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए इसको लिख देते हैं हम। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। ठीक है, क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है, तो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से निपात का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ठीक, ऑप्शन बी है निकट, ऑप्शन सी है इधर और ऑप्शन डी है कल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक क्या है? निपात का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियां किस वाक्य में है? ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है उसने आसन ग्रहण किया, ऑप्शन बी है पूजनीय पिताजी आ गए, ऑप्शन सी है आज बेहद गर्मी है, ऑप्शन डी है उसकी जन्मतिथि क्या है। ठीक है, तो अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियां किसमें है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय पिताजी आ गए। ठीक है, पूजनीय पिताजी आ गए, यहाँ पे पूजनीय नहीं होगा, क्या होगा? पूजनीय। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पूजनीय होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे
संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन ए है 353, ऑप्शन बी है 351, ऑप्शन सी है 343 और ऑप्शन डी है 344। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 343 हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए है बांगरो, ऑप्शन डी है हाड़ौती, ऑप्शन सी है बुंदेली और ऑप्शन डी है कन्नौजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा दो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों। बुंदेली और कन्नौजी ये क्या है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मामला अभी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है द मैटर इज कंसिडरेशन, ऑप्शन बी है द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, ऑप्शन सी है द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस और ऑप्शन डी है द मैटर स्टिल कंसिडरेशन। तो मामला भी विचाराधीन है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशंस। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो ऑप्शन ए आवेदन अस्वीकार किया जाए, ऑप्शन सी आवेदन अस्वीकार करें और ऑप्शन सी आवेदन स्वीकार न करें और ऑप्शन डी आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आवेदन स्वीकार किया जाए, आवेदन अस्वीकार किया जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।